Good morning, students. I am Atul Rana, and we will be carrying forward the 12th chemistry. Okay. Today we are doing this electrochemistry. Electrochemistry we have started. Electrochemistry. This is the second chapter for 12th chemistry we have started, and here this is the video lecture second. This is the video lecture second. Okay. So I have explained you in brief what is electrochemistry. Okay. Now in electrochemistry, this Faraday's law of electrolysis are important. Faraday's law. Faraday ने कुछ लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के. Faraday's law of electrolysis. कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उसके कुछ लॉ. Faraday's law of electrolysis. ओके, सिंपल सा लॉ मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट लॉ क्या है. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है कि ध्यान से देखना इसको. ये कैथोड है, ये एनोड है. ये कैथोड है और एनोड है. ठीक है. हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है NaCl की. NaCl की, सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है. तो क्या बनेगा इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस में. ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो नीचे सोडियम क्लोराइड पड़ा है पानी में जो सोडियम क्लोराइड पड़ा है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. किसमें. Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं. 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. इसमें ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी करेंगे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. यहां से अब NaCl नहीं रहा. अब ये क्या बन गया. Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन गया इलेक्ट्रिसिटी के चलते ही. अब ये प्लस वाला किसकी साइड चलेगा. नेगेटिव वाले की साइड, मतलब कैथोड की साइड चलेगा. ये प्लस वाला किसकी साइड जाएगा. कैथोड की साइड. तो ऐट कैथोड क्या होगा. कैथोड पे जाके ये जो सोडियम है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा. Na बन जाएगा. ठीक है. Na बन जाएगा. समझ गए बात को. ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Na बन गया. ठीक है. अब एक सोडियम आयन को सोडियम में बदलने के लिए, दिस इज द प्राइमरी चेंज. जब प्लस की साइन हट जाती है, दिस इज द प्राइमरी चेंज. ये प्राइमरी चेंज आ गया ना. प्लस का साइन हट गया, सिंपल एटम बन गया. ठीक है. दिस इज द प्राइमरी चेंज. अब एक सोडियम आयन को सोडियम एटम में तब्दील होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. एक सोडियम आयन को सोडियम एटम में तब्दील होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो मान लो 1 मोल सोडियम आयन हो, 1 मोल सोडियम आयन हो, उसको 1 मोल सोडियम एटम में चेंज करना है. 1 मोल सोडियम आयन है, उसको 1 मोल सोडियम एटम में चेंज करना है. तो उसको कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. 1 मोल इलेक्ट्रॉन की. उसको कितने मोल की जरूरत पड़ेगी. देखो, एक सोडियम आयन को एक सोडियम एटम में बदलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो एक मोल सोडियम आयन को 1 मोल सोडियम एटम में बदलने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. तो 1 मोल में कितना चार्ज होता है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है. तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आ गया. 6.022 इंटू 10⁻23. इतने आइटम आ गए. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है. 1.9 इंटू 10⁻⁻90. इतना चार्ज है. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट आ जाएगा 96500 कूलम. ठीक है. तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है. 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 96500 कूलम. ठीक है. ऑलमोस्ट इसका था 96487 आता है, हम उसको 500 ले लेते हैं. 96500 कूलम. तो इसको बोलते हैं 1 फैराडे. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 1 फैराडे ऑफ चार्ज. ठीक है. 1 फैराडे चार्ज का मतलब है हमने कितना चार्ज दिया है. 1 फैराडे चार्ज का मतलब है हमने दिया इसको चार्ज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 1 फैराडे मींस चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 96500 कूलम. ठीक है. ये समझ गए. अब देखो आगे. अब इसको थोड़ा सा ये आ गया. अब इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं.
ये समझे? ठीक है, यहां तो हो गया। अब देखो मैं इसको फिर से इरेज करता हूं। ये देख लो, इलेक्ट्रिसिटी पास की सोडियम क्लोराइड का सोडियम प्लस क्लोराइड में, मतलब सोडियम कहां पे चला गया? कैथोड पे चला गया। एक सोडियम आयन को एटम में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 मोल सोडियम आयन को एटम में जाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? मोल मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो मल्टीप्लाई करके लगभग 96500 कूलम आ जाएगा। इसको बोलते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज, 1 फैराडे ऑफ चार्ज। तो 1 फैराडे का हमेशा मतलब है 96500 कूलम और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? अब देखो तो जरा एक मिनट वेट करो, ये होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग लेता है। ये आ गया। अब आगे देखो, आगे देखते रहना। सोडियम है, ठीक है, सोडियम, इसको कितना फैराडे चार्ज चाहिए? मतलब 1 मोल है, कितना फैराडे चार्ज चाहिए? 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे चार्ज चाहिए। कॉपर है, कॉपर के ऊपर वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव, तो कॉपर आयन को कॉपर एटम में बदलने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए? 2 फैराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। कॉपर सोडियम आयन को सोडियम एटम में बदलने के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 फैराडे चार्ज चाहिए। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? अब देखो, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस 2 चीजों की। एक तरफ हमने क्या लिया? एक तरफ हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए NaCl, ठीक है। एक तरफ इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl की, दूसरी तरफ किसकी की? दूसरी तरफ CuCl2 की। एक तरफ हमने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की, दूसरी तरफ CuCl2 की। अब देखना, अब Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम, ये कहां पे हो रहा है? कैथोड पे। रिएक्शन कहां पे हो रही है? कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कैथोड पे Na डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि Na क्या कर रहा है? Na पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन आई, ये जाके कैथोड के पास इसको क्या इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो वहां पे डिपॉजिट होती जा रही है, तो कैथोड मोटी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ का Na यहाँ डिपॉजिट होते जा रहा है, तो कैथोड क्या होती जा रही है? मोटी होती जा रही है, क्योंकि जो Na पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में थी, ये वहां जाके इलेक्ट्रॉन लेके यहीं पे डिपॉजिट होती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम 1 फैराडे चार्ज फेंकेंगे तो कितना सोडियम मिलेगा? 1 मोल सोडियम मिलेगा, ठीक है, 1 मोल सोडियम मिलेगा। और अगर हम यहां पे कॉपर के केस में 2 फैराडे चार्ज प्रोवाइड करें, कॉपर के केस में 2 फैराडे चार्ज प्रोवाइड किए, तो कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड में मिलेगा 1 मोल कॉपर। गेटिंग इट? तो हमेशा कैथोड पे, जैसे इसको 1 फैराडे चार्ज की जरूरत थी, तो 1 फैराडे चार्ज देने के बाद इसका 1 मोल यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, और 2 फैराडे देने के बाद इसका भी 1 मोल यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 मोल के लिए 2 फैराडे की जरूरत थी, इसको 1 मोल के लिए 1 फैराडे की जरूरत थी, ठीक है। अब 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम। और 1 मोल कॉपर का वेट होता है 29, 58, मेरे ख्याल से 1 मोल इसका वेट आएगा 65 के करीब। 29 डबल करो 58, ऑलमोस्ट 65 के करीब आएगा। 58 निकल का कितना होता है? निकल का 65, निकल का 56 होता है, कोबाल्ट का 57, इसका ये 58 के करीब आ जाएगा। तो इसका कितना वेट डिपॉजिट हो जाएगा? 58 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमें यहाँ पे 1 मोल सोडियम मिला, और यहाँ पे हमें 1 मोल क्या मिला? दिस कॉपर मिला, ठीक है, दोनों को 1 मोल मिला। बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा कहां है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहां ज्यादा है। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वी हैव गॉट 1 मोल ऑफ sodium deposited on the cathode. After electrolysis we have got 1 mole of copper deposited here. But amount of substance मतलब ज्यादा मास कहां मिला हमें? कॉपर के केस में। क्यों? क्योंकि कॉपर का
एटॉमिक मास इसके मास से ज्यादा था, कॉपर का एटॉमिक मास इसके मास से ज्यादा था। तो कैथोड पे अब जैसे सोडियम और लिथियम लेते हैं, तो सोडियम का भी 1 मोल यहाँ डिपॉजिट होता है, लिथियम का भी 1 मोल डिपॉजिट होता है, पर लिथियम के 1 मोल का मतलब क्या 7 ग्राम, और सोडियम के 1 मोल का मतलब क्या 23 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा कहां मिलता है हमें, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा है उसका 1 मोल भी ज्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे ज्यादा डिपॉजिट होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो देखो फर्स्ट इसका मेन आ गया जो तुम्हें देखना है कि कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या एनोड पे नेगेटिव होगा, तो अमाउंट ऑफ, मैं सिर्फ कैथोड की बात की है, एनोड पे भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उतना ही होगा पर नेगेटिव साइन वाला होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इसको रिप्रेजेंट करता है W से, किससे, W से, W से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to atomic mass, is directly proportional to atomic mass of element, atomic mass of element कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है। जैसे सोडियम डिपॉजिट हो रहा था तो उसका एटॉमिक मास 23 ग्राम है, तो उसके 1 मोल का मतलब 23 ग्राम है। वहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था तो कॉपर का भी 1 ही मोल डिपॉजिट होगा, 1 फैराडे मतलब 1 मोल डिपॉजिट करेगा, चाहे कॉपर और सोडियम हो। और सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम है और कॉपर का 1 मोल 58 ग्राम है। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस। ये आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं W से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड आइदर कैथोड और एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय W, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास कितना है। एटॉमिक मास ज्यादा होने का मतलब 1 मोल का मास इसका 23 ग्राम निकलेगा, उसका 1 मोल का 58 निकलेगा, तो 1 मोल डिपॉजिट में ज्यादा अमाउंट कहां मिलेगा, जब एटॉमिक मास ज्यादा है। इसके बराबर आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन डाल दो 1 डाल दो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड whether cathode or anode is directly proportional to the atomic mass of the element, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसके 1 मोल का एटम मास भी ज्यादा होगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा मिलेगा। ये आ गया। अब देखो, अब दूसरी तरफ देखो कि इसको डालने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लो। अब मान लो हमने दोनों सॉल्यूशन में सिर्फ 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की, हमने सिर्फ 1 फैराडे दिया, इसको 1 फैराडे दिया, इसको कितना दिया 1 फैराडे दिया, ठीक है। तो 1 फैराडे देने से इसको 1 फैराडे की जरूरत थी, तो अगर हमने 1 फैराडे दिया, ठीक है, हमने इसको क्या दिया 1 फैराडे दिया, इसका एन फैक्टर क्या है, NaCl में एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर कितना है प्लस माइनस 1 है, और CuCl2 में एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है +2 -2 2 है, ठीक है। जितना एन फैक्टर होगा उतना फैराडे चार्ज चाहिए होगा। इसको हमने मान लो दोनों सॉल्यूशन में हमें 1 फैराडे चार्ज दिया, तो इसको 1 फैराडे देने से इसका 1 मोल मिल जाएगा, इसको 1 फैराडे दोगे तो पूरा का पूरा 1 मोल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरा 23 ग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 1 फैराडे दोगे तो इसको 2 फैराडे की जरूरत थी, इसको 56 ग्राम बनाने के लिए 2 फैराडे की जरूरत थी, पर यहां पे हमने सिर्फ 1 फैराडे दिया है, यहां पे इसको 2 फैराडे की जरूरत है, कॉपर को 56 ग्राम कॉपर बनाने के लिए इसको 2 फैराडे की जरूरत है, पर हमने इसको 1 फैराडे दिया तो सिर्फ आधा ही कॉपर बनेगा, मींस 56/2 28 ग्राम ही कॉपर बनेगा, 28 ग्राम ही कॉपर बनेगा, आधा क्या रह जाएगा, आधे को और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अगर 1 फैराडे दोगे तो आधा ही कन्वर्ट होगा कॉपर में, आधा ही मास डिपॉजिट होगा, आधा रह जाएगा नीचे सॉल्यूशन में, क्योंकि उसको 2 फैराडे की जरूरत थी, कंप्लीट को 2 फैराडे की जरूरत है, हमने सिर्फ 1 फैराडे दी दोनों तरफ, तो इसका तो पूरा मिल गया 23 ग्राम और इसका आधा मिला, क्यों, इसका इस केस में अब 28 ग्राम डिपॉजिट होगा, क्योंकि उसको 2 फैराडे की जरूरत थी, हमने सिर्फ 1 फैराडे दिया, इसको 2 फैराडे की जरूरत थी, तो इसका 28 ग्राम ही डिपॉजिट होगा, बाकी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी और मांगेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि एन फैक्टर ज्यादा होने से मास कम डिपॉजिट हो रहा है। यहां पे एन फैक्टर 1 था तो इसका पूरा 1 मोल डिपॉजिट हो गया, यहां पे एन फैक्टर 2 था तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में इसका पूरा मोल डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, एन फैक्टर बढ़ता जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम डिपॉजिट होगा। एन फैक्टर देखो, अगर इसका एन फैक्टर 1 होता तो इसका पूरा 56 ग्राम आ जाता, पर इसका एन फैक्टर 2 है तो हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दी है तो पूरा का पूरा कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, थोड़ी और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर एन फैक्टर ज्यादा हो रहा है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, n फैक्टर बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होना कम होता जाएगा। n फैक्टर बढ़ता जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट क्या होगा, कम होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट क्या होगा, कम होगा। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स n फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये कौन सी डेफिनेशन आ गई, ये कौन सा मास है, जैसे ये कौन सा मास है, ये है ग्राम इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, या एटम के केस में एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना, 98 ग्राम, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 98/2। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 98/2। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय फैक्टर। तो ये कौन सा मास है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कौन सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर मास डिपॉजिट नहीं होता। यहाँ पे कौन सा मास डिपॉजिट होता है, देखो इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे कौन सा मास डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देते तो 28 ग्राम डिपॉजिट होगा, अगर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देते तो 56 ग्राम डिपॉजिट हो जाता। गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पे इसको 2 फैराडे की जरूरत थी, अगर 1 फैराडे देते तो 28 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, अगर 2 फैराडे देते तो 56 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 1 फैराडे देते तो 28 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, 2 फैराडे दे दे तो 56 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होना बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट पॉइंट आ गया फैराडे लॉ का, कि जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है दैट इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास। और जितनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते जाओगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट होना बढ़ता जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। सो पहले क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो कौन सा है, वो इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते जाओगे इक्विवेलेंट मास बढ़ता जाएगा। गॉट इट। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा था सारा, अब देखो कैसे होगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ये, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode, amount of substance deposited at electrode represented by W, ठीक है, is directly proportional to the electricity passed. During electrolysis, the amount of substance deposited at electrode is directly proportional to the electricity passed. ठीक है, 1 फैराडे दोगे तो ज्यादा होगा, 2 फैराडे दोगे तो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन था उसमें थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास इन कूलम्स, कि कितना चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन इन कूलम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जगह चार्ज गिवन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रोवाइडेड इन कूलम्स, कि कितना कूलम उसको चार्ज दिया गया है, 1 फैराडे दिया गया, 2 फैराडे दिया गया, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रोवाइडेड कूलम। ठीक है, तो W को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ZQ, वेयर Z को क्या बोलते हैं,
दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आगे जाके इलैबोरेट करता हूं। अब हमें पता है करंट का क्या फार्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब करंट की यूनिट क्या है एम्पेयर, चार्ज की यूनिट क्या है Q और टाइम की क्या है T। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से Q क्या निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय T, Q इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय T। तो वहां पे भर दो W इज इक्वल टू Z इंटू A इंटू T, A इंटू T। ठीक है, अगर इफ करंट, if 1 ampere current is passing through the solution, if 1 ampere current is passing through the solution in 1 second, if 1 ampere current is passing through the solution in 1 second, then इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, then W is equal to Z, तब W की वैल्यू क्या जाएगी Z के बराबर वैल्यू आ जाएगी। So we can say electrochemical equivalent is equal to amount of substance deposited when 1 ampere current is passed through a solution for 1 second. Got the point? So this is first law of electrolysis.